हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। और आज ये वीडियो स्पेसिफिकली 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग अपनी दिवाली की छुट्टियां मना करके आ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई की नहीं है, अभी भी फेस्टिव हैंगओवर आप लोगों का चल रहा है और अब सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं। ना किसी को ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए, ना आपको अभी तक ये पता चल रहा कि जो भी फॉर्मेट मैं अभी तक यूज कर रहा था या कर रही थी, क्या वो फॉर्मेट ठीक है या मुझे क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम वही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अब जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं और इन 3 महीनों के अंदर आपके पास जो है डू एंड डाई सिचुएशन है। अभी या तो करना है या तो फिर छोड़ दो, फिर तो तुम स्कोर नहीं कर पाओगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर तुम अभी कहीं 80% के अराउंड लाइक कर रहे हो तो तुम इन 3 महीनों में बहुत अच्छे से पढ़ाई करके 80% से 98% तक की कैटेगरी में जा सकते हो। एंड बिलीव मी, इट इज नॉट डिफिकल्ट। ये बहुत ही आसान चीज है, क्योंकि आप लोगों को बस कुछ की स्टेप्स ही तो फॉलो करने हैं, एक अच्छा स्टडी प्लान ही तो चाहिए और अच्छी टिप्स ही तो चाहिए जिनकी मदद से तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले, अगर अब तुमने सोच ही लिया है, तुमने डिसाइड कर लिया है कि ये जो फेस्टिव हैंगओवर है इसको हम हटा देंगे और फोकस से अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और किस तरीके से अब पढ़ना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं कि एनसीईआरटी इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, या तो फिर आप जो है नोट्स पढ़ के चले जाइए, नोट्स की मदद से हो जाएगा। लेकिन जो भी बच्चा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ के जाता है, भाई तुमने नंबर ऑफ हजारों स्ट्रेटेजी वीडियोस देख ली होंगी, हजारों टॉपर्स की वीडियो देख ली होंगी। क्या कोई एक ऐसा इंसान है जिसने ये बोला हो कि भाई हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी? तो जिस भी इंसान ने या जिस भी स्टूडेंट ने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके नंबर आने से कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। अगर मैं इंग्लिश की, साइंस की, आपके पास हिंदी की, ऐसे सब्जेक्ट्स की बात करती हूँ तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम बात करोगे मैथमेटिक्स की, भाई तुम छोड़ ही नहीं सकते, क्वेश्चन ही सारे वहां से आने हैं। तो एनसीईआरटी पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो। अभी लिखने पर फोकस मत करो, अभी जो भी फोकस रखना है उसको रीड करो। जो चीज तुमको इंपॉर्टेंट लगती है उसको हाईलाइट करो, एक लाइन कहीं पर लिख लो। तुम इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो कि 90% चीजें मुझे आ रही हैं, उसमें से जो 10% चीजें हैं चैप्टर की वो मुझे नहीं आ रही, तो उनको एक साइड में लिख लो, ताकि तुमको बाद में याद रहे कि उन जो 10% वाली जो चीजें हैं उन पर तुमको फोकस करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आपको माइंड मैप्स बनाने हैं। अब माइंड मैप्स का मतलब ये नहीं है जो हम सब लोग करते हैं, इनफैक्ट आई ऑल्सो यूज टू डू, कि जब भी कोई बोलेगा कि लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर स्टडिंग, तो पढ़ना शुरू करते हैं, तो पढ़ना शुरू करने का सबसे पहली चीज क्या आती है कि लड़कियों में खासकर होती है, मे भी लड़कों में भी होती हो, तो क्या करते हैं हम लोग कि किताबें उठाते हैं, सामने बुक रख ली, नोटबुक रख ली, नोट्स बनाएंगे। नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं है, लिखने में ही हम इतना रह जाते हैं कि उसको पढ़ोगे कब। मुझे ये पता है अभी तक तुमने 10,000 टाइम्स नोट्स बना लिए होंगे, जब जब तुमने दिन में डिसाइड किया कि अब तो आने वाले 1 महीने में ये स्ट्रेटेजी वीडियो देख के मैं पढ़ने बैठूंगा, तब तब तुमको याद रहा होगा कि तुमने हमेशा नोट्स बनाए हैं और उन नोट्स का कभी कुछ नहीं होता। तो नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको रीड करना है। आपके पास आपका जो भी मटेरियल है, आप जिस भी कोचिंग को फॉलो कर रहे हो, जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो भी आपका मटेरियल है, उसको के माध्यम से, उसकी मदद से आपको क्या है, माइंड मैप्स बनाने हैं। फ्लो चार्ट्स बना लीजिए। फ्लो चार्ट से तो बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। फ्लो चार्ट्स बना लो, फ्लो चार्ट्स की मदद से पढ़ो। ठीक है, अब माइंड मैप्स क्या होता है? माइंड मैप्स में आपने पूरा का पूरा चैप्टर का एक एनालिसिस लिख लिया कि हाँ, इसके अंदर ये टॉपिक्स हैं, इनमें से कौन सा टॉपिक मुझे आता है और कौन से टॉपिक पे मुझे काम करने की जरूरत है। तो उस तरीके से एक तो अपना राइट डाउन करके एक एनालिसिस लिख लो, साथ में हर चैप्टर का माइंड मैप। अब तुमको बनाने की भी जरूरत नहीं, अब तो इतना कंटेंट अवेलेबल है, तुमको हर चैप्टर का माइंड मैप कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो चैप्टर्स को किसकी मदद से पढ़ना है? माइंड मैप की मदद से पढ़ना है, या तो फिर फ्लो चार्ट्स की मदद से पढ़ना है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर की। हाउ इंपॉर्टेंट इज अ सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर अ क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी तक सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को करना शुरू नहीं किया है तो फटाफट जाइए और इन क्वेश्चन पेपर्स को करना शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हाँ, मेरे पास XYZ
इंस्टीट्यूट का, कोचिंग का मटेरियल है मैम, मैं उससे पढ़ लूंगा और उससे मेरा हो जाएगा। लेकिन जो आपको ऑफिशियल सैंपल पेपर सीबीएसई ने प्रोवाइड करवाया है, उससे बेहतरीन या उससे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर अगर नहीं खरीदे हैं तो खरीद लो, और एक एक क्वेश्चन देखो। अगर इंग्लिश की बात करते हो, हिंदी की बात करते हो, लैंग्वेज के एग्जामिनेशन, आंसर राइटिंग देखो, कीवर्ड्स हाईलाइट करके देखो कि कौन सा कीवर्ड कैसे लिखा गया है, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर कैसे फॉर्म करा, वो सब बातों का ध्यान रखो। मैथमेटिक्स की जब हम बात करते हैं, प्लीज यार उसको ना रीड करना बंद कर दो। अगर तुम ऐसे याद करके जा रहे हो कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, इसमें ये गिवन था और इसका ऐसे ऐसे आंसर आएगा, मतलब रीड कर रहे हो बेसिकली मैथमेटिक्स को, तो नहीं आएंगे नंबर। मैं बता रही हूँ तुम्हें, नहीं आएंगे नंबर, किसी के नहीं आते। सिर्फ लाइफ में एक बार मैंने रीड करके मैथ्स का पेपर दिया था और आई एम टेलिंग यू कि इतना बेकार गया, मैं सब भूल गई वहां बैठ के। ठीक है, तो किसी के नंबर नहीं आते, तो रीड करना छोड़ दो। मैथ्स भाई तुम्हारा प्रैक्टिस का सब पेपर है। ऐसे थोड़ी होता कि उन सब लोगों का इतना खौफ है मैथ्स से, अगर पढ़ के हो जाता तो सबको क्यों डर लगता मैथ्स से, तो उसको प्रैक्टिस क्या करो। और एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। एक तो ये सैंपल पेपर पे फोकस करना है, ठीक है, जो भी मैथ्स के क्वेश्चन करोगे सैंपल पेपर से भी करना, और एनसीईआरटी तो भाई पढ़ ही जाओ। एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से 2 से 3 बार निकल जाना चाहिए। अब छोड़ दो वो अच्छे अच्छे नोट्स बनाने वाली जो किताबें, नोटबुक्स तुमने रखी हुई हैं, एस्थेटिक नोट्स, टाइम जा चुका है। अब रफ नोटबुक उठाओ और उसको जैसी गंदी हैंडराइटिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिरी के 3 महीने बचे हैं कंटेंट प्रिपेयर करने की, चीजों को याद करने की, लर्न करने की। जहां पे बात आती है बच्चा, आप लोगों ने देखो फेमिलियर तो तुम 99% हो चुके हो कि क्या पेपर आने वाला है, क्या क्या टॉपिक्स हैं तुम्हारे 10th के अंदर। ऑलमोस्ट हर जगह सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म की तरफ ही जा चुका होगा, तो तुम फेमिलियर तो हो ही चुके हो। लेकिन अब पेपर में क्या बात आती है भाई, देखो पेपर एग्जामिनर ही चेक करेगा, आउटसाइड ऑफ योर स्कूल कोई ना कोई चेक करके देगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि सबके लिए एक जनरल सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि आपको एक तरीके से आंसर लिखना है। तो आंसर राइटिंग पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं, मैंने आपको बोला इंग्लिश और हिंदी में जैसे पैसेज वगैरह लिखोगे, अच्छा कहानियां याद कर लेते हैं हम, तो कहानियों का फिर हम क्या सोच के जाते हैं, यार आंसर फॉर्म कर देंगे। लेकिन बच्चों कीवर्ड्स के भी नंबर होते हैं, तो आपको कीवर्ड्स का भी ध्यान रखना है कि वो कौन सा कीवर्ड हिंदी और इंग्लिश के आंसर राइटिंग में आपको यूज करना है। अब हम बात करते हैं एसएस की। एसएस में मैप्स पे फोकस कीजिए, ज्योग्राफी में आपको लोकेशंस का पता होना चाहिए, जितना भी आपका सोल से रिलेटेड आपके डैम्स वगैरह का आता है, देन आपका जो भी बैटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सारी जगहों के नाम याद होने चाहिए। साइंस की अगर बात करो, साइंस में आंसर राइटिंग थ्योरी वाला जो पोर्शन है उस पर तो एटलीस्ट फोकस कर लो। अगर किसी को लगता है कि हमको न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है, तो तुम्हें पता है कि स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो अगर फॉर्मूलाज भी आपको याद रहेंगे टॉपिक के, तो उन फॉर्मूलाज की मदद से भी तुम आंसर लिख के आ सकते हो, है ना। आंसर लिखा, फॉर्मूला लिख के छोड़ दो, कुछ ना कुछ नंबर तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर तुमने प्रॉपर आंसर राइटिंग ही नहीं सीखी तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आंसर राइटिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैथमेटिक्स में देखो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको वैसे तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है तुमने सीख लिया होगा अब तक, तो वो जो टू गिवन एंड देन गिवन लिखना है, देन फिर आंसर सॉल्यूशन लिख देना, हेंस प्रूव्ड लिख देना, जो भी चीजें होंगी उस तरीके से आपको हर एक चीज की आंसर राइटिंग आनी चाहिए। इन्हीं सब चीजों का ध्यान रख के मैंने तुम्हें बोला कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई बहुत ही ज्यादा कुछ करना पड़ेगा तुमको 80 to 98 की कैटेगरी में पहुंचने के लिए। बस ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इन पर अभी से फोकस करना शुरू करो। देखो हैबिट बनानी है, हैबिट क्या बनानी है, इन सब चीजों को माइंड में रख के अपना जो पेपर तुम लिखोगे उसके लिए आज से ही तैयार होना शुरू करना है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना स्टार्ट करो। अभी मान लो कोई टेस्ट हो रहा है, तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना काम करना। आंसर कैसे लिखना वो तुमको पता होना चाहिए। अगर आज से हैबिट बनाओगे तो पेपर में ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे अंदर से आएगा, तुमको एफर्ट भी नहीं एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। तो इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखो। और अगर सोच लिया है कि आज से ही पढ़ने वाले हो तो जाओ और पढ़ना शुरू करो, क्योंकि अब सिर्फ 3 महीने बचे और ज्यादा टाइम है नहीं वेस्ट करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।